हेलो एंड वेलकम टू डीएनएस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रोच किया था दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास। वहां से इंडिया ने $7 बिलियन US का लोन लिया था, जो कि अपने इकोनॉमी को रिफॉर्म करने के लिए इंडिया ने लिया था। और उन दो इंस्टीट्यूशन ने भी इंडिया से ये एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया अपनी इकोनॉमी को एक ओपन इकोनॉमी बनाएगा। इंडिया ने उसके लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को अपनाया 1991 में। तो उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंडिया ने रफली जो है दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। दो ग्रुप्स में डिवाइड करने का मतलब है इंडिया ने ऐसे स्टेप्स लिए जो कि शॉर्ट टर्म मेजर्स उनको कहा गया पहले ग्रुप को, और दूसरे ग्रुप को कहा गया लॉन्ग टर्म मेजर्स या फिर स्ट्रक्चरल मेजर्स, जिन्हें हम लंबे समय में ठीक कर सकते थे। तो वो प्रॉब्लम्स जिनको हम शॉर्ट टर्म यानी कम समय में ठीक कर सकते थे, जैसे अपने बीओपी को हम करेक्ट कर सकते थे शॉर्ट टर्म में ही, मतलब जो हमारा बीओपी था, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो कि डेफिसिट में जा रहा था, हम उसे बैलेंस कर सकते थे। बैलेंस करने का मतलब हमारी कंट्री में हम फॉरेक्स की मात्रा बढ़ा सकते थे। और वो किस तरह हम बढ़ा सकते हैं, तो वो हम एक्सपोर्ट करके, मतलब अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो इम्बैलेंस बीओपी था वो बैलेंस हो जाता। और दूसरा प्रॉब्लम जिसको हम करेक्ट कर सकते थे शॉर्ट टाइम में, वो था इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन की रेट, जो महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब होता है दोस्तों महंगाई, जो महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही थी चीजों की, गुड्स की, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते थे शॉर्ट टर्म में ही। तो उनको शॉर्ट टर्म मेजर्स में रखा गया, जिन्हें हम स्टेबलाइजेशन मेजर्स भी कहते हैं। और दूसरा ग्रुप था दोस्तों स्ट्रक्चरल मेजर्स। उनमें ये प्रॉब्लम्स थी जो कि हम लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय में ठीक कर सकते थे, जैसे इंप्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ सिस्टम। जो अपनी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको हम, उसमें हम तेजी ला सके, इफिशियंसी ला सके। और दूसरा दोस्तों कि हम इंटरनेशनल कंपटीशन को बढ़ा सके। जब हमारी इकोनॉमी दोस्तों इन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू हमारी इकोनॉमी में जब कुछ चेंजेस आएंगे, तो उससे दोस्तों इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो काफी बढ़ जाएंगे, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किसने किया था हमारी कंट्री में, तो उस टाइम के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने जुलाई 24, 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया था। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर कुछ टर्म्स थे, जैसे दोस्तों बेसिकली उनको थ्री मेजर टर्म्स को मतलब कि इस्तेमाल किया गया था दोस्तों न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के मतलब इन पॉलिसीज को लाने के लिए। दोस्तों पहले टर्म का नाम था लिबरलाइजेशन, ये रिफॉर्म किया गया था। प्राइवेटाइजेशन, ये किया गया था। और तीसरा रिफॉर्म था दोस्तों ग्लोबलाइजेशन। अब इन तीनों रिफॉर्म्स के बारे में दोस्तों हम एक एक करके समझेंगे, इनका मतलब क्या है और ये तीनों रिफॉर्म्स क्या है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये एक इकोनॉमी का लेक्चर है, तो इसमें हम को सिर्फ इकोनॉमिक के एस्पेक्ट से देखेंगे दोस्तों, इन क्या क्या इंडिया की इकोनॉमी पे असर पड़ा इन तीनों रिफॉर्म्स के इंट्रोड्यूस से दोस्तों। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ वही कवर करेंगे, इसलिए खाली हम इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट जानेंगे दोस्तों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन दोस्तों अभी मैं बाद में बताऊंगा क्या है। लिबरलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, तो लिबरलाइजेशन वो होता है रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर एंड रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज लिबरलाइजेशन। मतलब जो कि रेस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर को लाने में, किसी भी इंडिया में प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस करने में, उस पर जितने भी रोक टोक है, लाइसेंसिंग है, उसको कम कर देना। और जो ट्रेड बैरियर्स हैं, जैसे कि टैरिफ हो गया, कोटा हो गया, मतलब कि हम कोई भी मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर काफी ज्यादा टैक्स लगाना और उसके रेस्ट्रिक्शन फिक्स कर देना कि बस कुछ चीजें ही हम, जो कोटा रेस्ट्रिक्शन जिनको बोलते हैं, कुछ चीजें ही हम जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे। तो उन सब चीजों पे दोस्तों काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, मतलब काफी ज्यादा लाइसेंसिंग थी और टैक्सेशन काफी ज्यादा था। तो उसको हटाना, उसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन किसी भी इकोनॉमी में। और दोस्तों प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, एक और टर्म जान लेते हैं हम। तो प्राइवेटाइजेशन होता है गवर्नमेंट, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज नोन एज प्राइवेटाइजेशन। दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी, मतलब जो सरकारी कंपनियां थी, उन पर या तो पूरी तरह से उनको प्राइवेट सेक्टर को बेच देना या फिर उसके कुछ हिस्से को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना, उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन मैंने कहा था दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इकोनॉमी में इसका एक छोटा सा रोल है,
छोटा इस इकोनॉमी में एक इसका इम्पैक्ट है दोस्तों, ये सिर्फ इसका एक इम्पैक्ट है। बाकी ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे इम्पैक्ट होते हैं दोस्तों, पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होते हैं, कल्चरल इम्पैक्ट भी होते हैं, लेकिन इकोनॉमी में सिर्फ हम एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन होता है दोस्तों किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी का इंटीग्रेशन वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। मतलब दोस्तों कि द इंटीग्रेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। मतलब अपने देश की अर्थव्यवस्था को अन्य अलग देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही, विदेशी अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन होता है दोस्तों। और दोस्तों अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में इन तीनों मतलब इस पूरे इकोनॉमिक रिफॉर्म के इम्पैक्ट क्या क्या हुए, क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट थे, क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, उसको पढ़ेंगे दोस्तों। फिर अपने वीडियो लेक्चर को हम कंक्लूड करेंगे।